सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। इसके पहले एक चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया गया। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे अधातु अधात्विक यौगिक उनके उपयोग। इसमें देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इसमें रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। देखिए जितने फार्मूले हैं, फार्मूले जरूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे देखिए कैल्शियम सल्फेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया है देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम यहाँ गलत दे दिया है। बेकिंग सोडा खाने वाले सोडे को सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ सही कर लीजिए, यहाँ बाइकार्बोनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा बोला जाता है। और सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हो जाए, कैल्शियम सल्फेट ये जिप्सम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कैल्शियम सल्फेट को ही क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। ये इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे अपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। जिसके अनुसार द्रव्यमान या ऊर्जा संबंधित है। प्रत्येक पदार्थ उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रकाश का वेग c है तो द्रव्यमान में संबंध ऊर्जा जो होगा ये कितना होता है, E बराबर mc² होता है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, डायनामाइट का खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। और चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए यहाँ पर एक सापेक्षता का सिद्धांत या अपेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किसका है, आइंस्टीन है। आपको पूछता है कि आइंस्टीन की किस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो लोग यहीं सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पढ़ते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत या अपेक्षिकता का सिद्धांत, इसी को करके चले आते नहीं। देखिए एक होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण ही, इस खोज के कारण ही आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, न कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण मिला था। ध्यान रखिएगा इतना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको बताना है कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये किस में नहीं करते हैं, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी शीशे के उद्योग में करते हैं, बोरेक्स के उत्पादन में करते हैं। कई बार पूछा है, ठीक है, कि बोरेक्स के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा का। किसका किया जाता है, वॉशिंग सोडे का। अब पानी के अस्थायी खारेपन को हटाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडे का। तो 56 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, कांच, साबुन, कागज के निर्माण तथा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला, निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। आपको बताना है किसका तापजनक मान अधिकतम होता है। तो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए कि हाइड्रोजन का तापजनक मान अधिकतम होता है। यह वायु या ऑक्सीजन में जलता है। इसका ज्वाला रंगहीन होती है। हाइड्रोजन जलकर
पानी H2O तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2 होता है। H2O तो आपको पता ही होगा। अगला, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार पूछा है। तो आपको बताना है कि भार के अनुसार कितना होगा। तो भार के अनुसार कितना होता है? 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8। किसमें पूछा है? जल में। देखिए जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो देखिए H2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 × 2 2 8 16। तो कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पर दिया है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो ये गुणे 2 करोगे 2 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, क्योंकि देखिए H2O में ऑक्सीजन अकेला है ना, तो 16 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे 8 को 16 को, तो ये 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा? 8। ध्यान रखिएगा, ये जब पूछता है भार के अनुसार, अगर पूछे आयतन के अनुसार कितना होगा, तो देखिए H2O होगा, तो इसका हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम है? 2 है। इसका कितना? 1। अगर आयतन के हिसाब से पूछेगा तो 2:1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? आपको बताना है कि जल निर्माण के लिए सही समीकरण है, तो सही समीकरण आपको बताना है। देखिए कभी भी O नहीं लिखा जाता, हमेशा ये O2 लिखा जाता है, और H भी एक नहीं लिखा जाता। ये 2 परमाणु होते हैं ना, जो ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, ये हमेशा 2 के साथ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ O2 नहीं लिखा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ H2 नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए O2 नहीं लिखा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा का H2O2 लिखा है, इसके मतलब यहीं सही हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ बैलेंस करके आप चेक कर लीजिए। देखिए इधर हाइड्रोजन 4 है, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। इधर ऑक्सीजन 2 है, तो 2 का ऑक्सीजन में गुणा करूँगी, इधर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहीं इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब भी लिखेंगे H2 ऐसे लिखेंगे, O2 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ दिया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि पानी का घनत्व देखिए 999.97 किग्रा मीटर क्यूब होता है। आपको इसका स्टैंडर्ड मान कितना हो जाएगा? 1000 किग्रा मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। क्वथनांक उबलना कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। इसका ट्रिपल पॉइंट जो होता है, ट्रिपल बिंदु तापमान होता है 0.01 सेंटीग्रेड होगा, और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बन पाता है को क्या कहते हैं? अच्छा झाग नहीं बन पाता उसको खारा जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खारा जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खारा जल कहते हैं। देखिए साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बन पाता है, उसको हम क्या कहेंगे? खारा जल कहेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण खारा जल झाग नहीं बनाता। तो ये भी पूछता है किसके कारण नहीं बनता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणुओं के कारण ही झाग नहीं बनता है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? आपको बताना है दहन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है? ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों तब से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए लाइक करना फ्री कास्ट होता है, कमेंट करना फ्री कास्ट होता है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इनका नाम था प्रिस्टले। इनका क्या नाम था? प्रिस्टले था। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन गैस है। इसकी खोज के अध्ययन जे प्रिस्टले तथा C.W. सीले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसकी खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? आपको बताना जो लाफिंग गैस है ये किसका एक यौगिक है? तो ये किसका एक यौगिक हो जाएगा? ये नाइट्रोजन का। लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है? N2O। ध्यान रखिएगा, NO2 मत कर देना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, डाइऑक्साइड होता है। इसको N2O होता है, इसको पढ़ते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, N2O को क्या पढ़ते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए लाफिंग गैस का अगर फार्मूला याद है तो लाफिंग गैस निम्नलिखित में किसका एक यौगिक है? तो किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का तो एक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिया भी है
कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, इस नाम को ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O होता है। इसका प्रयोग शल्यक्रिया और दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण होता है। हास्य गैस है यानी लाफिंग गैस, वहीं हास्य गैस है, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अब फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। तो हैबर प्रोसेस से कौन सा उत्पादित किया जाता है आपको बताना है। तो हैबर प्रोसेस से क्या किया जाता है, अमोनिया किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अब प्रयोगशाला में सबसे पहले इसी का निर्माण किया गया था। हैबर प्रक्रिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला एक औद्योगिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग 1:3 के अनुपात में होता है, क्योंकि NH3 फार्मूला क्या होता है, NH3, तो नाइट्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, 3 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई, आपको बताना समुद्री जल से कौन सा पदार्थ निकाला गया। तो समुद्री जल से कौन सा पदार्थ निकाला गया है, ब्रोमीन निकाला गया है। क्या निकाला गया है, ब्रोमीन निकाला गया है। देखिए ब्रोमीन Br2 को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्र में मुख्यतः MgBr2 के रूप में मिलती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है। तो आपको बताना है जो पीने के पानी होता है उसको कीटाणु शोधन में किया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है उसमें, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है उसमें, क्लोरीन मिलाया जाता है, क्योंकि देखिए पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का अभी ऊपर पढ़े हैं CaOCl2, यही फार्मूला होता है। और देखिए तो इसमें जो क्लोरीन होता है यही क्या करता है, जीवाणु को मार देता है। क्लोरीन क्या करता है, जीवाणु को मार देता है। तो जब भी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए पूछेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और नहीं तो आपको पूरा सीधे फार्मूला दिया जाएगा कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है। 68 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों आप ये पूरा सेशन देख लीजिए, पहले वीडियो से लास्ट तक देख लीजिए, आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन के रूप में किया जाता है। यह वायु की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। इसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से गले में घाव, खांसी और आँखों त्वचा में जलन होती है और सांस लेने में समस्या होती है। कमरे की तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, कमरे की तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, ब्रोमीन पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा धातु जो तरल हो क्या होगा, ब्रोमीन होता है। अगर यहाँ धातु होता, देखिए यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अधातु तरल पूछे तो क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछा होता है कि कौन सी धातु तरल होता है तो क्या हो जाता है, मरकरी हो जाता है। क्या हो जाता है, मरकरी, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारा, जिसका प्रतीक क्या होता है, Hg होता है। ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। अगर आप पहले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको समझाए थे कि ऋण विद्युतीय तत्व सबसे ज़्यादा कौन होता है, ये होता है फ्लोरीन होता है। क्या होता है, ये फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। वहाँ बताए थे, देखिए फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, F होता है। देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है कौन सा है, माइनस है। तो इसी से आपको टिक बनाना है कि जो F होगा इसमें माइनस लगा हुआ है, तो पूछेगा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन सा है। आपको बताना है कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में, अभी बताएं कौन सा डालोगे, क्लोरीन। कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। उसमें ब्लीचिंग पाउडर को हम मिलाते हैं। ठीक है। तो उसमें से जो क्लोरीन होता है वही क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। प्याज कंद की विशेष महक किसके कारण होती है। आपको बताना जो प्याज होती है, कंद होता है, प्याज कंद होगा, उसकी जो महक होती है किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, वो सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण होता है, सल्फर यौगिक के कारण होता है।
सल्फर ऑक्सीजन परिवार का एक तत्व है। जीवों के शरीर में यह प्रोटीन की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्याज व लहसुन में पाया जाता है। लहसुन व प्याज की विशेष महक का कारण सल्फर यौगिक की उपस्थिति ही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण यौगिक सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे रसायनों का सम्राट तथा कशिश का तेल भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसी को क्या बोलते हैं? कशिश का तेल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है, इसके बारे में भी ऊपर आप पढ़ चुके हैं। देखिए, जब बेरियम क्लोराइड का पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखाई देता है? आपको बताना, जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखाई देता है? तो आपको क्या दिखाई देगा? ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? सफ़ेद अवक्षेप। अब देखिए, यहाँ रासायनिक अपक्रिया की बात होगी। देखिए, आप पढ़े होंगे कि द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको ये कौन सा अपक्रिया होता है? द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अपक्रिया से हमने रेलवे में ग्रुप डी का जब बनाए थे वीडियो तो उसमें आपको सारे अपक्रियाओं के बारे में पढ़ाए हैं। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट से वो वीडियो आप देख सकते हैं। अपक्रिया से संबंधित सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए, ये होता है बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। जो ये बेरियम सल्फेट बनता है, एक ऐसा होता है सफ़ेद अवक्षेप बनता है। और ये किस प्रकार का अपक्रिया होगा? द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 73 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो चूना पानी को दूधिया बनाता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ से देखिए काफ़ी क्वेश्चन बनता है, यहाँ हमको समझा देते हैं इसके बारे में। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना पानी को दूधिया कर देता है। जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। देखिए, CaO जब CO2 से क्रिया करेगा तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, जो CaO है इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। देखिए, CaO इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। जब ये H2O से क्रिया करता है तभी आपको बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH2। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बुझा हुआ चूना। और इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होता है? आपको बताना है किस गैस का जो गंध होगा वो सड़े हुए अंडे के जैसे होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसे होती है। यह अकार्बनिक गैस विषैली और ज्वलनशील होती है। अगला क्वेश्चन, बोर्डो मिश्रण द्वारा खोजा गया था। आपको बताना, जो बोर्डो मिश्रण है किसके द्वारा खोजा गया था? इनका नाम था प्रोफेसर मिलर डेट। इनका क्या नाम था? प्रोफेसर मिलर डेट द्वारा बोर्डो मिश्रण की खोज किया गया था। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं कि बोर्डो मिश्रण की खोज फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री प्रोफेसर मिलर डेट ने की थी। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है, यानी जहाँ पर कवक लगा होगा वहीं पर डाल देंगे, ख़त्म हो जाए, जो कि फसलों पर कवक के विकास को मारने के लिए होता है। बोर्डो मिश्रण में मौजूद कॉपर आयरन उन एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए जाने जाते हैं जिनकी आवश्यकता कवक के बीजाणुओं को अंकुरित करने के लिए होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। NH2 की तुलना में अधिक COH समूह वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ये आपको बताना। तो क्या कहा जाता है? इसको अम्लीय कहा जाता है। अम्लीय यानी एसिडिक कहा जाता है। ध्यान रखिए, NH2 की तुलना में अधिक COH समूह वाले अमीनो अम्ल को अम्लीय अमीनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप IUPAC नेम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ये वाला चीज़ें मिलेगा वहाँ पर आपको। NH2 समूहों की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को अम्लीय अमीनो अम्ल कहा जाता है। इनके कार्बनिक यौगिकों में अमीनो NH2 व कार्बोक्सिलिक
इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं। क्षारीय अमीनो अम्ल में COS समूह की अपेक्षा NH2 समूह की संख्या अधिक होती है। आपको यदि IUPAC नाम वाला पढ़ना है तो उसका भी ग्रुप डी वाले वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पर भी हमने केमिस्ट्री में ये चीज़ें समझाया है डिटेल में। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक एवं इनके उपयोग। चैप्टर नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ठोस है। तो इसमें से कौन सा ठोस होता है, जो आयोडोफार्म होता है, ये क्या होता है, ठोस होता है। देखिए आयोडोफार्म यह एक पीला ठोस विशेष गंध युक्त अस्थिर पदार्थ है, यह तीव्र कीटाणुनाशक है। क्लोरोफार्म क्या होता है, यह एक रंगहीन व सुगंधित तरल पदार्थ है। क्लोरोफार्म की मूल खोज सैमुअल गुथरी ने की थी। स्वतंत्र रूप से इसकी खोज यूजिन सोविटन और वान लीबिग ने की थी। इसका उपयोग शल्यक्रिया में निश्चेतक रूप के रूप में किया जाता है। बस आपको ध्यान रखिए भाई, क्लोरोफार्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक मतलब बेहोश करने के रूप में। ठीक है, जब ऑपरेशन किया जाता है तो आदमी मनुष्य को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है, तो कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। बस इतनी आपको ध्यान रखना। 78 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। और देखिए इसके बारे में दिया है, देखिए यहाँ पर, इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है। इथाइल अल्कोहल, इसका प्रयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग मोटर व हवाई जहाज़ों के ईंधनों के रूप में भी किया जाता है। तो जो शराब पीते हैं उसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ईथर क्या होता है, यह रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव, इसका क्वथनांक 34.5 सेंटीग्रेड होता है। इसका समान रासायनिक सूत्र ROR होता है। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर होता है। तो पानी में मिलाने पर क्या होता है, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, वही चीज़ें लिखा है, बस देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसको आपको सीधे सीधे याद रख लेना है। जो CCl4 होता है ये क्या होता है, ध्रुवीय यौगिक नहीं होता है, ये ध्रुवीय यौगिक नहीं होता है। देखिए एक ध्रुवीय परिसर में एक यौगिक के ज्यामितीय व्यवस्था में एक तरफ धनात्मक दूसरी ओर ऋणात्मक चार्ज पाए जाने वाले यौगिक को ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है। जिसमें एक तरफ धनात्मक हो दूसरी तरफ ऋणात्मक हो, उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। जैसे NH3 हो गया, H2 हो गया, SO2, HF, HCl, H2S, ये सब क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अध्रुवीय यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ये भी आपका IUPAC नेम से है। ये दोस्तों आप चैनल पे न्यू है तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री वाले ग्रुप रेलवे ग्रुप डी में हमने जब IUPAC नाम पढ़ाया वहाँ से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये सब आपको क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे। आपको बताना है किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। तो ये किस प्रकार के होंगे, एल्केन होंगे। क्या होंगे, ये एल्केन होंगे। देखिए एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 ये कितना हो जाएगा, 6। तो इसी फार्मूले पे आ जाएगा। तो क्या होता है, इसको एल्केन कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिखाया भी है। देखिए C2H6 एथेन एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है। किसके, एल्केन श्रेणी का है। और ये क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। CnH2n+2 होता है। और देखिए इसका विन्यास करके दिखाया गया। इसमें जो देखिए सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के उदाहरण हैं। और इसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसकी प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती है, इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें पैराफिन हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, पैराफिन हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की 4 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कि पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है। आपको बताना है जो पेप्टाइड बंध होता है का निर्माण किसके बीच होता है। तो किसके बीच होता है, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, क्या होता है, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच होता है। अब इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेप्टाइड बंध एक क्षीण प्रकृति का रासायनिक बंध होता है जो प्रायः अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में निर्मित होता है। पेप्टाइड बंध वास्तव में एमाइड बंध का दूसरा नाम है। यहाँ पर इसका रिएक्शन दिया है, यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ये आंशिक आसवन विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल को आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। देखिए, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न क्वथनांक वाले मिश्रित द्रवों को भिन्न भिन्न तापों पर आसूत करके उन्हें पृथक करने की प्रक्रिया को आंशिक आसवन या प्रभाजी आसवन कहते हैं। इसके द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू में एसिड पाया जाता है। तो पहला वीडियो आप देखेंगे उसमें हम ये समझाए थे जितने भी खट्टे फल होंगे या नींबू होंगे सब में कैसा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, या साइट्रिक कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा, वो भी चीज़ें सही है। देखिए यहाँ पर सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे व अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू में पूछे, चाहे संतरे में पूछे, चाहे खट्टे फलों में पूछे, तो क्या होगा, सिट्रिक अम्ल होगा। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, एक होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है, एक फार्मिक अम्ल होता है। ये कहाँ पाया जाता है, चींटी, चाहे चींटी कहे चाहे बिच्छू कहे। ठीक है, इनके डग में कौन सा पाया, चींटी या बिच्छू के डग में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। आपको बताना है एंटीफ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल CH3OH का प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। आपको बताना है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ गया था। तो इसका क्या नाम है, एसिटिलीन। इसका क्या नाम है, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है जिससे फल पकता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित स्वीकार माना जाता है। 86 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है फिर, यदि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना। आपको बताना जो ग्रेफाइट है ये किस तत्व से बना हुआ है। तो किससे बना होता है, ये कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। देखिए ग्रेफाइट कार्बन का प्ररूप है। ग्रेफाइट विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। यह अधातु के श्रेणी में आता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने या घड़ी की कमानी बनाने में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कार्बन के अपर रूप में ग्रेफाइट आता है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक ग्रेफाइट होता है, दूसरा आपका होता है फुलरीन होता है। ठीक है, क्या होता है, फुलरीन। और तीसरा आपका होता है हीरा होता है जिसको डायमंड बोलते हैं। तो अब ये सब क्या, देखिए ये सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं या धातु। अब ये सब क्या होते हैं, कार्बन अधातु होता है तो ये सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन मात्र एक ग्रेफाइट ऐसा है, यह अपवाद है। ध्यान रखिएगा कि ग्रेफाइट अधातु होते भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व। आपको बताना है सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व क्या है। तो सीसा पेंसिल में कौन सा तत्व प्रयोग होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन ही होता है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए।
कि ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत उपयोगी क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये भी ध्यान रखिए। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यह राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। कागज पर रगड़ने से यह काला निशान छोड़ता है। ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट के क्या क्या उपयोग हैं यहाँ देख लेते हैं। देखिए, धातुओं को गलाने में प्रयुक्त होने वाले उच्च ताप से क्रूसिबल के निर्माण में, ठीक है, शुष्क सेलों में विद्युत अपघटन क्रियावाद में इलेक्ट्रोड के रूप में, सीसा पेंसिल तथा रंग बनाने में ग्रेफाइट चूड़ का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, काफ़ी उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर हीरा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। आपको बताना हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान होगा। तो इसमें क्या समान हो जाएगा? इसकी जो परमाणु भार है, ठीक है, इसकी जो परमाणु भार हैं ये क्या होता है? समान होता है। दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। इन दोनों का जो परमाणु भार होता है क्या होता है? समान होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। इनका परमाणु भार क्या होता है? समान होता है। हालांकि इन दोनों की क्रिस्टलीय संरचना और घनत्व भिन्न है। इनके जो क्रिस्टलीय संरचना और घनत्व क्या है? दोनों भिन्न है। पेंसिल की लीड बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो अभी पढ़ें क्या किया जाता है? ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। देखिए, कार्बन के अपर रूप क्या होंगे? हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, चारकोल होगा, फ्लोरीन होगा। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में क्या पाया जाता है? सिरका खाते हैं तो आपको मज़ा आता है, ऐश करते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। ऐसे ध्यान रखिएगा, सिरका जब हम लोग खाते हैं तो हमको मज़ा आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। ऐश करते हैं, खा के हमको मज़ा आता है तो ऐश करते हैं, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसका फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, क्या होता है? CH3COH क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सिरके का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता? आपको बताना है किसमें से कार्बन नहीं होता। तो इसमें आपको बताना है किसमें कार्बन नहीं होगा। तो बताएं। देखिए, कार्बन का अपर रूप डायमंड हीरा होता है, कोयला भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, तो सब में कार्बन होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कार्बन के ही अपर रूप हैं। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होता है? आपको बताना है कि किस प्रकार के कार्बन में सबसे अधिक कार्बन होता है। तो एंथ्रेसाइड सबसे शुद्ध कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो इस क्रम में एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध कोयला होता है, लिग्नाइट, बिटुमिन और पीट। कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी परतदार चट्टानों में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला यह कोयले की सबसे उत्तम किस्म होती है। इसमें कोयले का रंग काला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इसमें कार्बन का अंश 80 से 95% होता है। ये जलते समय धुआं नहीं देता है तथा ताप सबसे अधिक देता है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आपको बिटुमिन से देख लेना है। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 80% होता है। यह जलते समय साधारण धुआं देता है। गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का है। इस प्रकार के कोयले का प्रयोग अधिक होता है। सबसे अधिक कोयला किस प्रकार का प्रयोग होता है? बिटुमिन कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन एवं ऊष्मा दोनों मध्यम प्रकार की होती हैं। भारतीय उद्योग एवं अन्य प्रयोग स्थलों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि लिग्नाइट कोयला, इस कोयले में कार्बन का अंश बहुत कम होता है। यह घटिया किस्म का कोयला होता है। इस कार्बन की मात्रा 45 से 60% होती है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इस प्रकार की कोयला की प्राप्ति तमिलनाडु, राजस्थान और मेघालय आदि राज्यों में होता है। पीट, यह सबसे निकृष्ट प्रकार का कोयला होता है जो जलने पर अधिक धुआं करता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू किलोजूल प्रति केजी में क्या होगा? तो क्या होगा आपको बताना। तो इसमें होता है 30 होता है। कितना होता है? ये 30 होता है। 30 किलोजूल प्रति केजी होता है। आपको सीधे आपको इसे ध्यान रखना है। इथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है कितनी होती है? 30 किलोजूल प्रति केजी होती है। अगला है,
गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? आपको बताना है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो कौन सी गैस होती है? इसमें मीथेन होता है। क्या होता है इसमें? मीथेन होता है। क्या हो जाएगा इसका? मीथेन हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक होता है तो क्या होता है? ये ब्यूटेन होता है। 90% से अधिक खाना पकाने वाले गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। देखते हैं इसके बारे में। खाना पकाने वाली गैसों सामान्यतः LPG में प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण भरा होता है। इसमें ब्यूटेन की मात्रा सर्वाधिक होता है। ठीक है। तो प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील? आपको बताना है इसमें से सब सर्वाधिक ज्वलनशील कौन सा पदार्थ होता है? तो ये होता है पेट्रोल। पेट्रोल सर्वाधिक ज्वलनशील होता है। ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में पेट्रोलियम बम्बई हाई महाराष्ट्र में, डिगबोई असम से प्राप्त किए जाते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व, तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या हो जाएगा? ये होता है मीथेन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है? मीथेन। इसका फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, CNG के वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? तो कितने दबाया जाता है? 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक इसको दबाया जाता है। ठीक है। CNG का फुल फॉर्म कभी पूछता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुएं धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग। इसमें है, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं। तो 101 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 101 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, जबकि सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। अगला है, टेट्रा एथिल लेड का उपयोग के रूप में किया जाता है। आपको बताना है, जो टेट्रा एथिल लेड होता है इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है? ये पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होता है, रासायनिक रूप से होते हैं। तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये किस रूप में प्रयुक्त होते हैं आपको बताना है। तो किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सीधे सीधे आपको ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का फार्मूला क्या होगा? तो क्या होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं, रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है। ये ध्यान रखिएगा, SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ये क्वार्ट्ज के क्रिस्टल होते हैं। निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल, ठीक है, मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है? तो मृत्तिका का विट्रियल किसको कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है एल्युमिनियम सल्फेट को। एल्युमिनियम सल्फेट को मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान रखिएगा, जो एल्युमिनियम सल्फेट इसका फार्मूला होता है Al2SO4 थ्राइज को मृत्तिका चिकनी मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है। मृत्तिका में एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, सुघट अवस्था में पाया जाता है। अगला है, जब बेकिंग पाउडर को पानी मिलाया जाता है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आपको बताना इसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
बेकिंग पाउडर को खाने वाला पाउडर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बेकिंग पाउडर को खाने वाला पाउडर भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। घरेलू तौर पर पानी को मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में है, आपको बताना, जो घरेलू तौर पर पानी को मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है, यह वास्तव में क्या होता है? तो ये वास्तव में सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। तो वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट ही बोलते हैं। और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा कह दिया, तो अगर फार्मूला आपको याद है तो सीधे सीधे आप कह देंगे क्या होगा? ये सोडियम कार्बोनेट होगा। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। कहीं कहीं आपको हाइड्रो जल वाला भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो Na2CO3 10H2O लिखा रहेगा। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा में जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये पहले वीडियो में हम आपको समझा दिए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए कि ये लाइन ध्यान रखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। कि जो अस्थायी कठोरता होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और जबकि अस्थायी कठोरता, यहाँ ध्यान रखिएगा, कैसा कठोरता था? अस्थायी। और जबकि अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। तो अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट लवणों के घुले रहने के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 106 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? देखिए बाइकार्बोनेट है, तो बाई खाने में आता है तो ये खाने वाला सोडा हो जाएगा। तो ये क्या इसका हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसके बारे में ये आप पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछेगा, धावन सोडा या धावक सोडा। तो धावन सोडा को क्या बोलते हैं? ये सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, खाद्यान्न के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्यान्न के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये सोडियम बेंजोएट। ये ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। इसका कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, C6H5COO का प्रयोग खाद्यान्न संरक्षण हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा, आपको बताना, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसी को देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ा जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब देख, इसका उपयोग कभी कभी पूछ लेता है, तो इसे बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। खाने का सोडा वही चीज़ है, खाने का सोडा को क्या बोलते हैं? खाने की बात आएगा तो बाइकार्बोनेट आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। खाना कौन बनाता? बाई बनाती, तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप कौन सा हो जाएगा? ये चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। देखिए चूना पत्थर, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कैल्साइट या एरोगेनाइट में मिल जाती है। देखिए इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है, इसी को संगमरमर भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें से किसका एक उत्पाद है? किसका है? कैल्शियम। क्योंकि किसका एक उत्पाद है? कैल्शियम का। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है, तो इसका क्या उत्पाद हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। तो 113 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको पढ़ा जाता है हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम का एक उत्पाद है। रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है जो श्वेत
चूड़ के रूप में मिलता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, क्योंकि यह जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए इसको हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे इसका रिएक्शन बनता है। CaSO4 फिर इधर क्या होता है 2H2O। जब इसको हम 273 केल्विन पे गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O और प्लस के 3/2 H2O, ये हमारा बन जाता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, इधर वाले को जिप्सम बोलते हैं और इधर वाले को जिसमें हेमीहाइड्रेट होता है कैल्शियम सल्फेट, जिसमें जल का आधा भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको। अगला है कि कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी जिसमें निर्जल हो कैल्शियम सल्फेट को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, इसको जिप्सम के रूप में। इसको किसके रूप में जाना जाता है, जिप्सम के रूप में ही जाना जाता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। यह श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया करने पर पुनः निर्जल CaSO4 अर्थात जिप्सम प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब घुमा के वहीं क्वेश्चन पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका एक महीन पाउडर होता है, आपको बताना है। किसका हो जाएगा, कैल्शियम। बस आपको ध्यान रखिएगा कैल्शियम सल्फेट इसका फार्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका Ca क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वही चीज़ बार बार अब लिखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, आपको बताना। संगमरमर का एक प्रमुख घटक है तो बताएं, तो देखिए CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं संगमरमर। अभी आपको बताएं इसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं इसी को संगमरमर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। और एक राजस्थान का मकराना अपने उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया कर लेता है, तो कौन ये है, ये एल्युमिनियम होता है। कौन होता है, ये एल्युमिनियम होता है, जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म पानी से वाष्प से प्रतिक्रिया कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आपको रिएक्टिव सीरीज याद रहेगा, ठीक है। रिएक्टिव सीरीज याद रहेगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। क्लास 10 का केमिस्ट्री का देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एल्युमिनियम धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया कर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि आपको साइंस वहाँ नहीं ढूंढ पाए तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में आपको रिएक्टिव सीरीज वाला मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख लीजिए, वहाँ हम आपको ये समझाए हैं, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है, ठीक है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। 118 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए इसमें दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक सिल्वर आयोडाइड है का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में भी किया जाता है, किसका, सिल्वर नाइट्रेट को। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है, तो कितना प्रतिशत होता है, 25% होता है। देखिए 18 कैरेट में पूछ रहा है और वैसे होता कितना, 24 कैरेट होता, कितना है, 24 कैरेट। तो 24 कैरेट टोटल होता है, तो इसमें 18 कैरेट में पूछ रहा है, तो 18/24 गुणे 100 कर दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए ये कितना हो गया, 24। तो इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 6 24, और 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे 3, तो 25 3 कितना हो जाएगा, ये 75% क्या हो जाएगा,
सोना हो जाएगा। 75% क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। 75% अगर सोना हो जाएगा तो अब बचा कितना, 25%। 25% क्या हो जाएगा, अन्य धातु हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर इसमें पूछा होता सोना का % होगा तो 75% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो किस उद्देश्य से किया जाता है आपको बताना है। तो किस किया जाता है, फोटोग्राफी के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र KBr होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। तो ये तो आप बहुत आसान है। लेड का चिन्ह क्या होता है, Pb होता है। ये पोटेशियम होता है, ये सोना होता है, ये सोडियम होता है। Ag क्या हो जाएगा, ये चांदी हो जाएगा। ये यूँ क्या होगा, सोना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। त्वरित चांदी जो होता है इसमें किसका उत्पाद होता है, ये पारा का होता है। किसका होता है, ये पारा का होता है। तो इसका क्या कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें त्वरित चांदी कह दिया। ठीक है, निम्नलिखित किसका एक उत्पाद होगा, तो ये पारा। पारा एक तरल धातु जिसमें त्वरित चांदी यानी लिविंग सिल्वर भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे पारद या मरकरी के नाम से भी जाना है। देखिए चांदी अलग होता है, लेकिन त्वरित चांदी लिया है यहाँ पर क्विक सिल्वर, आपको कहीं कहीं मिलेगा क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, पारा को बोला जाता है। लिविंग सिल्वर भी किसको बोला जाता है, पारा को बोला जाता है। ठीक है, उसे पारद या मरकरी के नाम से जाना जाता है। कम गलनांक और क्वथनांक की वजह से पारद थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बैरोमीटर, मैनोमीटर एवं अन्य मापक यंत्रों में किया जाता है। तो इसके कई नाम से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। देखिए कि पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक है, ये पारा का। किसका होना आवश्यक है, ये पारा का हो जाएगा। किसका होता है, पारा का। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है अमलगम से, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को पारद मिश्रण अमलगम कहते हैं। केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातु पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। तो कौन कर सकता है, ये जस्ता कर सकता है। कौन कर सकता है, जस्ता कर सकता है। देखिए इसमें जस्ता जेड प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जस्ता होता है ये प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण सल्फाइड एस जिंक ब्लेंड से किया जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल से यह तांबे के अवक्षेपित करता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है। आपको बताना है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या होता है, एक प्रकार का उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है, एक प्रकार का उपधातु होता है। ये भी ध्यान रखिए कि सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सब क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनी या मैलेबल है। तो कौन सी धातु सबसे अधिक होता है, ये होता है सोना और चांदी होता है। कौन सा होता है, सोना और चांदी होता है। ये सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी मतलब इसको लंबे तार के रूप में। आघात वर्धनी या मैलेबल मतलब ऐसी धातु का ऐसा गुण जिसको हम उसको पतली तार के रूप में खींच पाएंगे, वो सब क्या कहता है, मैलेबल कहलाता है। तो ऐसा होता है सोना और चांदी होता है। चांदी व सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में प्राय होते हैं। चांदी धातु का निष्कर्षण अर्जेंटाइन तथा सोने का निष्कर्षण केलावेराइट और सिल्वेनाइट इससे किया जाता है। ये चमकदार तथा बहुत ही आघात वर्धनी तन्य धातु होती है। इसका उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, आपको बताना। तो कौन किया था, ये तांबा।
मनुष्य ने क्या किया था, सबसे पहले प्रयोग तांबा का प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिश्र धातु से पढ़ेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री को पूरा ख़त्म कर देंगे, जो भी क्वेश्चन शेष रह जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।